बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीज़ा इन्फो चैनल में सब दोस्तों को खुशामदीद। मैं आप सबका दोस्त मोहम्मद नुमान। आज मैं आप लोगों को जिन चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ वो वीज़ा अप्लाई करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो जितने भी मेरे दोस्त पहले वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं या जो लोग करने जा रहे हैं उनको बताता जाऊँ। जो लोग वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं उनको मेरी इस बात से बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं ये कितनी इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चले चलते हैं अपने मकसद की तरफ। तो आज वीडियो बना रहे हैं हम बैंक स्टेटमेंट के लिए कि यूके कनाडा का जब हम वीज़ा फ़ाइल करते हैं तो उसमें हम अपनी बैंक स्टेटमेंट को किस तरीके से चलाएं कि आप लोगों को एक ऑब्जेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट जिसका भी वीज़ा रिफ्यूज़ होता है उसको ये ऑब्जेक्शन यूके और कनाडा से लाजमी सुनने को मिलता है कि हम आपकी जो इनकम है उससे सेटिस्फाइड नहीं है। जो आपका यानी कि जो आपने अपनी इनकम का सोर्स बताया हुआ है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, ठीक है, हम उससे मुतमईन नहीं हुए। तो बहुत सारे लोग मेरे से इससे पहले भी सवाल करते थे तो मैं उन्हें बताता था। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि और भी बहुत सारे दोस्त जो ये सवाल नहीं कर सकते, उनके माइंड में है या उनको इस चीज़ का जवाब सही तरीके से मालूम नहीं है, उन तक ये मेरी वीडियो पहुँचे। ख़ुद भी देखिएगा और अपने दूसरे दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अच्छा, अब मैं बताता चलूँ और इससे एक और चीज़ कि जब आपका पाकिस्तान जैसे कंट्री में या बांग्लादेश या इंडिया जैसे कंट्री में रहते हुए आपका किसी अच्छे कंट्री का वीज़ा हो जाता है, यानी कि अगर आपका किसी यूरोपियन कंट्री का वीज़ा हो गया या किसी और अच्छे कंट्री का आपको वीज़ा मिल गया तो आप ट्रैवल नहीं कर पाते, यानी कि आपको आपके कंट्री से ट्रैवल नहीं करने दिया जाता। आपको कहते हैं कि आपने वहाँ जाके वापस नहीं आना है और भी बहुत सारे इमिग्रेशन ऑफिसर आपको इस चीज़ के सवालात करते हैं। तो उसमें आप लोगों को वहाँ से ही डिपोर्ट कर दिया जाता है। जब यहाँ से आप ऑफलोड होते हो, यहाँ से ही जब आप ऑफलोड होते हो तो आपके पासपोर्ट पे एक स्टैम्प वगैरह लगा देते हैं। तो फिर जब आप किसी दूसरे तरीके से यानी कि पैसे वगैरह दे के या और मामलात करके या वैसे भी आप अपने कंट्री से दूसरी दफ़ा टिकट वगैरह लेके आप लोग यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हो, तो वहाँ जब आप पहुँचते हो तो वहाँ पहुँचने के बाद जब आप पहली दफ़ा ऑफलोड हुए थे उसकी बेस पे आपको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता है, वहाँ पे आप लोगों को एंट्री नहीं मिलती। तो ये सारे मामलात आपको देखने को मिलते हैं। तो उन चीज़ों से आपने किस तरह बचना है ये भी आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो मेरे दोस्तों, इसलिए आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करना वीडियो को। तो सबसे पहले हम अपनी पहली बात की तरफ चलते हैं कि आप लोग अपनी बैंक स्टेटमेंट को किस तरीके से बनाएँ कि वीज़ा ऑफिसर आपकी बात से मुतफिक हो। सबसे पहले तो आप लोगों ने जब वीज़ा के लिए अपना माइंड बनाना है, यानी कि आप अगर कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने लगे हैं तो या आप यूके का वीज़ा अप्लाई करने लगे हैं तो आप लोगों ने 3 महीने पहले या 4 महीने पहले ही आप लोगों ने अपनी बैंक स्टेटमेंट की तरफ तवज्जो देनी है कि आप जब आप वीज़ा फॉर्म फिल करते हैं यूके का या कनाडा का तो उसमें आप लोगों ने बताना होता है कि हमारी मंथली इनकम ये है, ठीक है। तो उससे पहले आप उससे पीछे आ जाएं कि आपने अपना जो आपकी टैक्स रिटर्न है वो साथ में लाजमी अटैच करनी होती है। तो जो आपका लॉयर है जिससे भी आप टैक्स रिटर्न फाइल करवाते हैं, आप अगर ख़ुद करते हैं तो आप देखेंगे आपने उसमें अपनी जो मंथली इनकम है वो कितनी रखी हुई है। तो अगर आप उसमें रखते हैं कि भाई हम मंथली 80,000 या 1 लाख रुपया तक हम मंथली कमा रहे हैं, तो आप लोगों ने उसको फिर सालाना के जमा करने के बाद यानी कि 12 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपने एक रकम निकालनी। तो आप ये देख लें कि उसमें जब आपने ये लिखना है कि हम लोग 80,000 वीज़ा फॉर्म में कि हम लोग 80,000 रुपये पर मंथ कमाते हैं, तो आपकी जो टैक्स रिटर्न है उसमें भी ये चीज़ शो होनी चाहिए कि ये बंदा 80,000 रुपया पर मंथ कमाता है, उसके साथ मैच होनी चाहिए। ये मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, आप 70,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, 40,000 भी हो सकता है, उसके साथ बिल्कुल मैच होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपके टैक्स रिटर्न में आप बता रहे हैं वो कि आप लोग 40,000 रुपये पर मंथ कमाते हो, आपने टैक्स से बचने के लिए वहाँ पे आपने 40,000 या 50,000 बताई हुई है या 30,000 बताई हुई है और आप वीज़ा फॉर्म में आप बता रहे हैं उसको 2 लाख रुपया। इस चीज़ पर वो आके आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है, भैया आपके मिस मैचिंग है, ठीक है। वो क्लियरली तो नहीं बताता लेकिन वो ये आपको यही ऑब्जेक्शन लगा देता है कि भाई आपकी जो इनकम है उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो आपने टैक्स रिटर्न जो आपने फाइल करनी है उसका आपने देख लेना है कि मंथली आपने कितना उसमें रखा हुआ है। फिर आपने ये देखना है कि जब आप ये बताते हो कि आपने मंथली इतनी अर्निंग की है, ठीक है, यानी कि वीज़ा फॉर्म में आप बताते हो कि मंथली आपकी इतनी अर्निंग है, तो उसमें आप ये भी बताते हो नीचे कि मैं इतने अरसे से ये बिज़नेस कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं इतने अरसे से ये जॉब कर रहा हूँ। तो उसमें आपने ये देखना है कि आप अब यानी कि आपने उसे बताया कि मैं 2 साल से ये काम कर रहा हूँ। तो अगर आपने 50,000 रुपया अपनी सैलरी उसको यानी कि अपनी इनकम उसके बताई है कि भाई मेरी 50,000 रुपया मंथली इनकम है,
तो आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें आपने 50,000 रुपया मंथली जमा करवाना है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप यानी कि आप जिस दिन छुट्टी करते हैं उससे एक दिन पहले आपने यानी कि 50,000 बताइए आपने, तो पूरे महीने के अंदर आपने हर जुम्मे या जुमरात वाले दिन थोड़ी थोड़ी अमाउंट जमा करवाने के बाद इतनी अमाउंट जमा करवानी है रैंडमली कि यानी रैंडमली से मुराद ये है कि किसी महीने 7,000 करा दी, किसी महीने 8,000, किसी महीने 11,000 के एंड में आपका वो 50,000 अमाउंट बन जाए। महीने के एंड में 50,000 आपने अपने उस अकाउंट में जमा करवा देना है जितनी आपकी टैक्स रिटर्न में शो हो रहा है। उससे ये पता चलेगा कि यार इसकी वाकई ही 50,000 रुपया मंथली इनकम है। तो अगर आप उसने उसे बताया कि मैं 2 साल से ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर आपकी 50,000 रुपया इनकम होगी तो आपने उससे 12 दूनी 24 से ज़रब दे लेनी है। 24 से ज़रब देने के बाद जो अमाउंट बनेगी वो आपका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, यानी कि सॉरी स्टार्टिंग बैलेंस होना चाहिए। स्टार्टिंग बैलेंस से मुराद ये है कि अगर अभी आपने सोचा है वीज़ा अप्लाई करने का, तो आपने देखा है कि यार मेरे जो टैक्स रिटर्न है वो 50,000 रुपया पे मैंने पे की हुई है और मेरी जो इनकम है वो 50,000 मैंने शो करनी है। 50,000 को आपने ये बताना है उससे कि मैं 2 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, तो उसको 2 साल से आपने ज़रूर दे लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो हमने जब 50,000 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 12 लाख आ रहा है। तो आपका जो ओपनिंग बैलेंस है वो 12 लाख होना चाहिए, ठीक है। चाहे आप उसके लिए न्यू बैंक अकाउंट अभी ओपन करवा लें, चाहे आप अपने पुराने बैंक अकाउंट में 1.5 लिख के, यानी आपने उसमें 12 लाख रुपया क्लोजिंग बैलेंस शो करना है, ठीक है। 12 लाख रुपये से आगे आप लोगों ने अपनी बैंक स्टेटमेंट चलानी है। हर महीने आप लोगों ने उसमें पैसे जमा करवाने हैं, ठीक है। 50,000 रुपया करके आपने 3 महीने की उसमें या 4 महीने की आपने उसमें करनी है, यानी कि उसमें अपने पैसे जमा करने हैं। उसमें आप देख लेना है कि आपने 1,000-2,000 उसमें से निकलवा लिया करना है। अगर आपके पास 12 लाख रुपए आप जमा नहीं करवा सकते तो आप ऐसी चीज़ देख लें जो कि आपके नाम पे है, ठीक है, गाड़ी है या बाइक है या कोई भी ऐसी चीज़ या प्रॉपर्टी है जो 12 लाख के अंदर है, उसके बाद के ऊपर वाले जो पैसे हैं वो आपने क्लोजिंग बैलेंस में शो करवा देने हैं। और फिर वो जो 12 लाख से कम हो रहे होंगे पैसे, उसमें आपने अपनी वो प्रॉपर्टी या गाड़ी शो कर देनी है कि ये मैंने गाड़ी ली थी, इतने अर्से से मैं काम कर रहा हूँ, मेरी अमाउंट 12 लाख के करीब बनती थी, उसमें से मैंने 8 लाख की गाड़ी ले ली, अभी ये 4 लाख मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ था तो मैंने वहाँ से अभी मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं, ठीक है। तो उससे ये होगा कि जब आपको क्रॉस चेक करेगा आपकी सारी चीज़ों को तो वो इस चीज़ का आपको ऑब्जेक्शन नहीं आएगा कि ये आपकी जो है वो आपकी इनकम जो है वो प्रूफ नहीं कर पा रहे आप, ठीक है, या आपका बिजनेस आप प्रूफ नहीं कर पा रहे, आपका बिजनेस उससे प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कॉल या SMS करके या व्हाट्सएप पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपका किसी अच्छे कंट्री का वीज़ा लग जाता है तो आप लोग पाकिस्तान या पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश से आप लोग एग्जिट कैसे करेंगे। तो अच्छे कंट्री का वीज़ा लेने के बाद आप लोगों ने दुबई का वीज़ा ले लेना है, ठीक है। दुबई का वीज़ा आपको इजीली मिल जाएगा। अभी तो कोविड-19 की वजह से सारा कुछ क्लोज्ड है, बंद है, लेकिन होप सो इंशाल्लाह जल्दी ही सारा कुछ ओपन हो जाएगा। दुबई का वीज़ा ले लेना है। दुबई की ये टिकट लेनी है रिटर्न, सिंगल साइड टिकट नहीं लेनी, रिटर्न टिकट लेनी है। क्योंकि अगर आपकी सिंगल साइड टिकट होगी या आपने वहाँ से दुबई से आगे की डायरेक्ट टिकट करवाई होगी, हम इटली का वीज़ा कर लेते हैं, हमारे पास इटली का वीज़ा और हम दुबई का वीज़ा लेने के बाद पाकिस्तान से दुबई, दुबई से इटली का टिकट करवाते हैं, तो ये हमारे लिए मसला बनेगा। जो कि जब हम आगे जाएंगे तो बोलेंगे, आपसे वही सवाल करेंगे कि भाई तुमने इटली जाना है, तुम वापस नहीं आओगे, बला बला इस तरह करके। तो आप लोगों ने दुबई की रिटर्न टिकट लेनी है। दुबई की रिटर्न टिकट लेनी है। आपसे कोई बंदा ये सवाल नहीं करेगा कि यार तुम दुबई से भाग जाओगे, ये वो। अगर कोई पूछेगा भी तो आपने बताना है कि मैं पाकिस्तान वापस आऊँगा, मेरे पास रिटर्न टिकट है। पाकिस्तान वापस आने के बाद फिर यहाँ से मैं अपनी फैमिली के साथ इटली जाना है, मेरी फैमिली के साथ वीज़ा लगा हुआ है, मैं दुबई किसी काम से जा रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं इटली जाऊँगा, घूम फिर के मैं वापस आ जाऊँगा या किसी भी और कंट्री में। फिर यहाँ से आप लोगों ने दुबई जाना है। दुबई जाने के बाद आप लोगों ने अपनी रिटर्न टिकट कैंसिल करवा देनी है। वहाँ से आप लोग फ्रेश टिकट लेंगे किसी भी एजेंट से, वहाँ से आप लोग फ्लाई कर जाएंगे। वहाँ से आप लोगों को कोई बंदा भी नहीं रोकेगा, ना ही कोई सवाल करेगा, किसी किस्म की कोई परेशानी वहाँ से नहीं होगी। थोड़ा सा आपका नुकसान होगा, जो आप अपनी टिकट कैंसिल करवाएंगे उसके थोड़े से पैसे लगेंगे आपको, लेकिन उस पर आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर है। किसी चीज़ की मेरे दोस्तों को समझ ना आई हो या कोई और सवाल करना हो किसी भी हवाले से, तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मेरी वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।